अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मुजाहिद यासीन फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट +923224929992 मेरा पाकिस्तान का नंबर है और यूएसए का नंबर है +16308024186। दोनों नंबरों पे आप मुझे एनी टाइम व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ। अगर मैं जाग रहा हूँ तो मैं आपकी कॉल ले लेता हूँ, नहीं तो मैं आपका मैसेज देख के पढ़ के या सुन के आपको जवाब देता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये कंफ्यूज्ड हैं कि डीएचए में एलोकेशन और एफिडेविट में क्या फ़र्क होता है और दोनों में से बेहतर कौन सा है। मैंने काफ़ी लंबी पोस्ट इसके बारे में लिखी हुई थी, लेकिन आज मैंने कहा चलो ऑडियो में भी आपको क्लियर कर दें। लिखने में और बोलने में कई लोगों को ज़्यादा समझ आती, कई लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, उनके लिए सुनना जो है वो शायद बेहतर रहे। तो इस वजह से मैं ये आज ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिसंबर 21/2/2017 है और मुमकिन है 22 हो गई हो, यहाँ पर डेट का भी पता नहीं चलता, दिन कैसे चढ़ता है और उतरता है। 12 दिसंबर 22 2017 कंसिडर कर लें। तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखें जी, तरीका ये होता है कि जब भी किसी बंदे ने डीएचए को लैंड देना होता है तो वो 4 कनाल का जो रकबा है, फॉर एग्ज़ाम्पल डीएचए लाहौर में वो 4 कनाल रकबा डीएचए को देता है फ्री ऑफ कास्ट। सारा ख़र्चा भी वो करता है, रजिस्ट्रियाँ वगैरह कराता है, अखबारों में ऐड देता है और वो जो है अपना रकबा जो है वो 4 कनाल डीएचए को देता है। साथ ये भी प्रॉमिस देता है कि मैं डेवलपमेंट चार्जेस भी दूंगा, जब आप जो इम्पोज करोगे आप मुझे 1 कनाल का डेवलप प्लॉट दे देना। इस प्रोसेस को तकरीबन 2 महीने लगते हैं। सारा लीगल वर्क के थ्रू इंतकाल होता है, पटवारियों से चेकिंग होती है, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं कि कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। सारा लीगल वर्क हर चीज़ करने के बाद डीएचए रजिस्ट्री करा के, इंतकाल करा के, कब्ज़ा लेने के बाद वो डीएचए जो है वो आपको एक ऑप्शन देता है, वो एफिडेविट डीएचए इशू करता है, जिसके थ्रू बंदा अपने आप को भी वो प्लॉट की एलोकेशन के लिए डीएचए को रिक्वेस्ट कर सकता है या किसी भी अपने भाई को, बहन को या किसी थर्ड पार्टी से वो पेमेंट लेके वो एफिडेविट के थ्रू जो उसको एलोकेशन मिलना होता है ना, उसकी ऑथराइजेशन देता है। बेसिकली उसकी परमिशन देता है डीएचए को कि ये मैंने जो 1 कनाल का आपने मुझे एलोकेशन फ़ाइल देनी थी, आप ये जो है ये मेरे नाम पे कर दें या मेरे भाई पे नाम पे कर दें, मेरी बहन के नाम पे कर दें या इस बायर के नाम पे कर दें। मैंने सारी रकम वसूल कर ली है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपने जो प्लॉट मुझे देना था या मुझे दे दें या ये मैंने इस बंदे से पैसे ले लिए इसके नाम कर दें। यानी कि जो भी ये सारे प्रोसेस के बाद जब डीएचए के पास हर चीज़ आ जाती है तो डीएचए ने आपको परमिशन देनी है, एक एफिडेविट पे डीएचए साइन करके देता है कि आप ये जो है सेलर का नाम इसमें फिल कर दें। ठीक है, तो वो जो सेलर है उसको डीएचए डायरेक्ट जो है वो एलोकेशन इशू कर देता है, बजाय ये कि जो जिसने लैंड दिया होता है उसके नाम करे। ठीक है, तो मिलना आपको एलोकेशन ही है। इसमें एलोकेशन फ़ाइल जो है वही आपको मिलनी है, लेकिन फ़र्स्ट जो ट्रांसफ़र है वो एफिडेविट के थ्रू होती है। अब एक फ़ाइल होती है एलोकेशन फ़ाइल बन जाती है जब आपको फ़र्स्ट आपको किसी ने एफिडेविट दिया, आपने प्रॉपर्टी आपके नाम नया एलोकेशन इशू हो गया डीएचए में एफिडेविट ट्रांसफ़र के बाद। तो अब आपको जो फर्दर ट्रांसफ़र होंगी ना सारी, वो सारी जो हैं वो एलोकेशन टू एलोकेशन ट्रांसफ़र कराएंगी। यानी कि दोनों सूरतों में आपको मिलना एलोकेशन लेटर ही है। एक एलोकेशन टू एलोकेशन ट्रांसफ़र है, एक एफिडेविट टू एलोकेशन ट्रांसफ़र है। यानी कि फ़र्स्ट स्टेप पे एफिडेविट टू एलोकेशन और सेकंड स्टेप में एलोकेशन टू एलोकेशन। दोनों सूरतों में आपको सिर्फ एफिडेविट वाली ट्रांसफ़र हो या एलोकेशन वाली हो, आपको एलोकेशन ही मिलना होता है और सेम पीरियड में मिलना होता है। 15 दिन तकरीबन लगते हैं। ठीक है,
तो ये जो सूरत हाल है इसको हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एफिडेविट और एलोकेशन दोनों सूरतों में आप एलोकेशन के मालिक ही बनेंगे। प्रोसेस दोनों का ट्रांसफ़र का डिफरेंस है। एफिडेविट ट्रांसफ़र जो है वो लैंड डिपार्टमेंट के अंडर ट्रांसैक्शन होती है, उसमें टैक्सेस वगैरह इम्पोज नहीं होते, उसमें फ़ीसें कम होती हैं, इसलिए एफिडेविट की फ़ाइल की कीमत ज़्यादा होती है। जो लोग टैक्स रिपोर्टिंग नहीं चाहते, जो टैक्स ब्लैक मनी होती है, उनका मोस्ट फेवरेट होता है कि वो एफिडेविट ले लेते हैं। एफिडेविट में चूँकि कोई टैक्स रिपोर्टिंग नहीं है, उसमें चूँकि आपको जो है डर नहीं होता कि ये मेरा किसी तरह डाटे में जाएगा, एफपीआर में सारा कुछ जाएगा, तो वो लोग प्रेफर करते हैं इसको एफिडेविट को लेना। तो इसकी डिमांड ज़्यादा होती है निस्बतन, और इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। एलोकेशन जो है उसकी ट्रांसफ़र जो है एक तो टफ़ होती है, एफिडेविट को 3 दिन में ट्रांसफ़र हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है, और एलोकेशन में जो है वो तकरीबन 6 से 10 दिन लग सकते हैं अगर एनडीसी अप्लाइड नहीं है। अगर है तो हो सकता है उससे जल्दी भी हो जाए। तो इस सूरत में ये जहन में रखें कि जब आप एफिडेविट की ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वो ट्रांसैक्शन तो बहुत सेफ़ तरीके से होती है। उसमें ये होता है कि आप 2 लाख रुपया देते हैं और सेलर जो है वो आपकी फ़ाइल जो है आपके नाम कर देता है और आप उसको पेमेंट दे देते हैं। इस जो एफिडेविट ट्रांसफ़र में जो है एक चीज़ आपको ज़हन में होनी चाहिए कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन सेल एग्रीमेंट वगैरह की नहीं होती, और मेजॉरिटी केसेस में पे आर्डर जो है वो थर्ड पार्टी का बनता है। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों थर्ड पार्टी का बनता है। होता ये है कि जब डीएचए लैंड लेता है तो वो बड़े एमओयू होल्डर्स के थ्रू लेता है। वो हर छोटा ज़मींदार 4 कनाल 6 कनाल 8 कनाल वाले से वो इंडिविजुअली डील नहीं करते, वो एक मिडल मैन में जाते हैं जिसे एमओयू होल्डर कहते हैं डीएचए का, ठीक है। और वो एमओयू होल्डर जो है वो लैंड लेता है, कई मरतबा उसने सालों पहले पेमेंट की होती है और अब उसको प्रोसेस करवाता है एफिडेविट को। कईयों में वो दिनों पहले की होती है, कईयों में हफ्तों पहले की होती है। मेजॉरिटी केसेस में मिडल मैन ने ऑलरेडी पेमेंट जो है ओरिजिनल सेलर को, लैंड वाले जिसने डीएचए को लैंड दिया था और फाइलें लगवाई थी, वो उसको ऑलरेडी पेमेंट मिल चुकी होती है। तो अब जो मिडल पार्टी है उसके नाम का पे आर्डर बनता है। वो असूली तौर पे तो होना चाहिए कि वो जो मिडल मैन इन्वेस्टर है उसके नाम पे बने, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा भी नहीं होता। कई मरतबा बीच में से इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं वो एमओयू होल्डर के थ्रू पेमेंट की होती है, तो फिर वो इन्वेस्टर्स के जो है ना नाम का सीधा पे आर्डर बनता है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि इसमें थर्ड पार्टी का जो है पे आर्डर बनता है, और इसमें सेल एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं आपको मिलता। हम आपको इसमें लाहौर रियल एस्टेट इस तरह प्रोटेक्ट करती है कि हम आपसे कुछ 2 लाख रुपए के करीब टोकन मनी लेते हैं। हम जो वो टोकन मनी है वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर कोई बंदा लेके भाग जाता है तो वो हमने आपको देनी होती है। हमें तो आपको नहीं पता होता कि आप किस ज़ैद बकर से डील कर रहे हैं, आप किस मिडल मैन से कर रहे हैं या देहाती किसी बंदे से कर रहे हैं। तो वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम किसको दे रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम पुराने जो ऑथेंटिक बंदों से पहले डीलें कर रहे हैं हम उनसे डीलें करें। हमारा पास का एक्सपीरियंस होता है उनसे डीलिंग का, आपको तो नहीं अंदाज़ा होता ना कि किससे हम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं कह ये रहा था कि कुछ 2 लाख के करीब आप हमें अमाउंट पे करते हैं, और पे करने के बाद हम जो है सेलर को कहते हैं कि बायर जो है पार्टी ने पे आर्डर जो है वो आपके नाम का बनवा के तैयार कर लिया है। हम एज अ बायर आपको कहेंगे जी आप सेलर के नाम का, इस नाम का पे आर्डर बना के एक कॉपी हमें प्रोवाइड कर दें, ओरिजिनल अपने पास रखें। वो जो पे आर्डर की कॉपी है वो जब सेलर को जाती है तो उसको एश्योरेंस हो जाती है कि वो आप अमाउंट के लिए रेडी है, आपकी अमाउंट सारी रेडी है, बैंक में पे आर्डर बन गया है, उसके नाम का रेडी है सब कुछ। तो आप कहीं बैकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बैकआउट कर जाते हैं खुदा ना खास्ता तो 1.5 लाख रुपए कैंसलेशन चार्जेस होते हैं एफिडेविट के, और उसमें 2-3 महीने के लिए फ़ाइल फिर लटक जाती है सारे प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए।
वो भी सूरत में होती है कि सेलर जो है वो भी आके एग्रीमेंट करे, सारा कुछ परमिशन दे, बताए कि मेरा किस वजह से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। वो यानी कि उसको ना काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें हमें भी अश्योरेंस, आपकी भी सेफ्टी करनी होती है और सेलर की भी सेफ्टी करनी होती है। तो आपकी सेफ्टी ये होती है कि हम पेमेंट ही नहीं करते जब तक पूरी फाइल का इंटीमेशन लेटर डीएचए से आपके नाम का इशू नहीं हो जाता। और वो आपको जो है हैंड ओवर करते वक्त हम आपको डीएचए से वेरिफिकेशन करवाते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट रिसीव करके पे आर्डर तो हम सेलर को दे देते हैं, वो इंटीमेशन आपको मिल जाता है। जब एक मरतबा इंटीमेशन आपको इशू हो जाता है ना, तो उस पर लिखा होता है कि वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता, जो बायर है उसके बगैर। ठीक है। तो ये चीज़ है कि इंटीमेशन लेटर जो है वो उसका मतलब ये होता है कि डीएचए आपको इंटीमेट कर रहा है, ये बता रहा है कि अब आप एलोकेशन होल्डर बन गए हैं, लेकिन आपका एलोकेशन जो है ना वो 10 दिन में रेडी होगा या 15 दिन में रेडी होगा। ठीक है। वो ये इंटीमेट आपको कर रहा होता है कि आपको एलोकेशन लेटर जो है ना मिल जाएगा। अगर आपने अर्जेंट लेना है तो आप अर्जेंट फ़ी जमा कराएं, 2 दिन में वो आपको इशू कर देते हैं एलोकेशन लेटर। लेकिन वो ज़रूरत नहीं होती कि पैसे एक्स्ट्रा ज़ाया करें। नॉर्मल लोग जो है ना वो इंटीमेशन के बाद ऑटोमेटिकली उनका जो है ना वो जैसे ही मेंबरशिप जमा करवाते हैं तो वो एलोकेशन बन के फ़ाइल में लग जाता है, देते हैं आपको 15 दिन बाद है, लेकिन नेक्स्ट ही आपकी फ़ाइल में लग जाता है। तो ये चीज़ है कि आपको इंतहाई प्रोटेक्टेड है। एक ज़माने में एफिडेविट जो है वो सेफ़ नहीं गिने जाते थे, क्योंकि लोग रकबा देने से पहले ही डीएचए के आपस में डीलें कर रहे होते थे, आपस में बारो बारी कि जी मैंने इसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया। तो वो 2 नंबरी होने का चांस होता था, रफड़ पड़ने का चांस होता था। लेकिन पिछले चंद सालों से डीएचए ने, पिछले कोई 8-9 सालों से ना ये प्रैक्टिस शुरू की है कि अब वो एफिडेविट खुद इशू करता है। आप बाहर से मार्केट से एफिडेविट नहीं ख़रीद सकते। ठीक है। वो डीएचए का इनिशियल हुआ एफिडेविट जो है वो डीएचए आपको बताता है कि जी ये इस बंदे की इतनी फ़ाइलें हैं, इसमें से ये एक फ़ाइल जो है इस नंबर की, ये आपको जो है ना ये बंदा ऑथराइज़ है कि ये इसको बेच सके। आप उसका नाम उसमें फ़िल करते हैं, आपके नाम की ट्रांसफ़र फ़ीस उसी सेलर के नाम से जमा होती है और वो इंटीमेशन रेडी होके तो वो डीएचए जो है ना वो सेलर को देता है। सेलर आपसे पेमेंट लेके डीएचए में उसी वक्त वेरीफाई करा के तो पे आर्डर रिसीव कर लेता है। ये तो प्रोसेस है अब एफिडेविट का। ये इंतहाई सेफ़ प्रैक्टिस है, अब एक वक्त में नहीं थी लेकिन अब बहुत ही सेफ़ है और हाईली पॉपुलर है। इसमें ट्रांसफ़र कॉस्ट कम है इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। इसमें डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें ट्रांसैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लोग ये एफिडेविट को प्रेफर करते हैं। एलोकेशन और अदर हैंड जो है वो ट्रांसैक्शन उसकी जो है, जो लोग कॉन्शियस हैं कि जी मैं कैसे रिपोर्टिंग करूँगा, मैं कैसे ये करूँगा, कल को मुझे पूछे जी पैसे तो मैंने पे आर्डर किसको दिया था, सेल एग्रीमेंट किधर है। तो वो लोग जो है ना उस तरह के लोग जो हैं उनके लिए एलोकेशन जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल होता है। चाहे उसमें टाइम लगता है ट्रांसफ़र में, चाहे उसमें आपको सेल एग्रीमेंट प्रॉपर मिलता है सेलर से। आप सेलर के नाम का पे आर्डर बनाते हैं, थर्ड पार्टी का नहीं बनता। आप डिमांड करें सेलर डीलर से पहले कि भाई मैं अगर एलोकेशन ले रहा हूँ तो मैंने इसी बंदे के नाम का पे आर्डर बनाना है जो सेलर है, उसको बिल्कुल अपने डीलर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए बिफोर हैंड। तो ये चीज़ है कि उसमें उस केस में जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन उसमें टैक्सेस भी देने पड़ते हैं और आपकी ये सारी जो ट्रांसैक्शन है ये फुली एफपीआर में डॉक्यूमेंट होती है। डीएच भी रिपोर्ट करता है और एफपीआर में ऑटोमेटिकली आपका डाटा जब आप टैक्सेस देते हैं तो वो चला जाता है। हर होल्डर का जो भी बायर होता है डीएचए में, उसका डाटा ऑलरेडी डीएचए का जो है ना एफपीआर में होता है। ठीक है। जो एलोकेशन टू एलोकेशन ट्रांसफ़र होती है, तो ये प्रोसेस है, उसमें भी सेफ्टी है, दोनों इक्वली सेफ़ हैं। एलोकेशन की कॉस्ट चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेट्स से कि अगर एक एफिडेविट जो है वो 40 लाख का है तो जो एलोकेशन है वो हो सकता है कि वो
49 का हो या उससे भी कम हो, उसकी ट्रांसैक्शन चूँकि कम होती है, बायर इतने ज़्यादा लाइक नहीं करते, बायर बाहर से आए होते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं, उनके पास टाइम की खासी कमी होती है। वो कई लोग सिर्फ वीकेंड पे दुबई से आते हैं, सऊदीया से आते हैं, कतर से आते हैं। कई लोग जो है वो बड़े शॉर्ट टाइम पे दूसरे शहर से लाहौर आते हैं ट्रांसैक्शन करने के लिए, तो वो कहते हैं यार एफिडेविट ही सही है, हमें कोई ज़रूरत नहीं चक्कर चक्कर में पड़े, जब हमें कोई साबित करे कोई करने का वो कर लेंगे। अब देखें ना, अगर आपने पैसे भी भेजने हैं पाकिस्तान, तो आप खुद तो पाकिस्तान नहीं होते, आप किसी थर्ड पार्टी को भेजते हैं। अब वो भी तो एक किस्म का वो साबित करना मुश्किल हो जाता है ना कि ये मैंने भाई को किस लिए भेजे थे या मैंने कज़न को किस लिए भेजे थे। तो वो चीज़ें ना, अगर बंदा उन बारीकियों में पड़े तो फिर काम नहीं ये कर सकता जो है ना। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, हमने कभी देखा नहीं। 15 साल में ट्रांसैक्शन बड़ी लोगों की हैं, अपनी भी की हैं, लोगों की भी देखी, कोई मसला नहीं आया किसी को भी इस तरह की अभी तक प्रॉब्लम नहीं। आगे फ्यूचर में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक की ये प्रैक्टिस है कि कोई इन चक्करों में नहीं पड़ता, सेल एग्रीमेंट वगैरह कोई नहीं देखता, कोई इसमें जो है ना नहीं ज़्यादा इतना लोग केयर करते। करनी चाहिए शायद मेरे ख्याल से, लेकिन मैं आपको जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ कि अभी तक जो है ना किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई और लोग इसमें बहुत इजी गोइंग हैं और दोनों चीज़ें ही बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। जनरली जो है एफिडेविट महंगा होता है, एलोकेशन सस्ता होता है, एलोकेशन की कॉस्ट ट्रांसफ़र की ज़्यादा होती है, एफिडेविट की ट्रांसफ़र की कॉस्ट कम होती है। दोनों जो है आपस में तकरीबन इवन प्राइस पे एंड अप होते हैं। कभी कोई एक 15,000 ऊपर होता है, दूसरा 15,000 नीचे होता है, डिपेंडिंग ऑन के उस वक्त एफिडेविट ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं कि एलोकेशन ज़्यादा अवेलेबल हैं। जब कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसमें एलोकेशन मिलता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने लेने के लिए बेचने के लिए थोड़ा लिया होता है, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो अगर कई मरतबा अगर बहुत देर से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें एलोकेशन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, एफिडेविट एंड पे फाइलें कम लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा लैंड तो ले लिया होता है डीएचए ने। तो उस सूरत में जो है ना वो आपको हो सकता है कि एलोकेशन ज़्यादा अच्छी डील मिल जाए या अच्छी प्राइस मिल जाए। तो ये मार्केट की फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि उस वक्त जब आप बाइंग कर रहे हैं उस वक्त एफिडेविट ज़्यादा अवेलेबल मार्केट में है या एलोकेशन अवेलेबल है। हो सकता है कि एफिडेविट एक दिन किसी के 10 कट्ठे लगें और वो कहे जी मैंने कल गाड़ी नहीं लेनी है तो मैंने आज ही बेचनी है, तो आपको अच्छी डील मिल जाए। हो सकता है कि कोई बंदा एलोकेशन आपको सस्ता बाहर जा रहा हो, उसने कोई ना कोई बाइक किसी बच्चे की फ़ीस पे करनी हो, तो वो फटाफट कहते हैं जी मैंने 2 बेचने हैं, कल ही बेचे हैं, जिस प्राइस पे भी बेचते हैं। तो वो आपको ना व्हाट इज़ अवेलेबल इन मार्केट एट दैट टाइम दैट डिसाइड कि कितना प्राइस डिफरेंस होगा। कई मरतबा एक की प्राइस नेट ज़्यादा हो जाती है, कई मरतबा दूसरे की ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली दोनों चीज़ें बहुत सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। लाहौर रियल एस्टेट जो है वो करंटली डीएचए मुल्तान, डीएचए लाहौर, डीएचए गुजरावाला और डीएचए बहावलपुर में ऑथोराइज डीलर है और आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि ऑथोराइज डीलर के थ्रू जो है ट्रांसैक्शन करें। आपकी ट्रांसैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आती है, जो नॉन रजिस्टर्ड डीलर होता है उसको डीएचए गेट के अंदर भी नहीं घुसने देता, बाहर मेन गेट से भी अंदर नहीं जाने देता, तो वो आपकी क्या हेल्प करेगा। और अनरजिस्टर्ड डीलर ने वैसे ही रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू जाना होता है और 10-15 हज़ार रुपया उसको देता है रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू जाके ट्रांसफ़र कराने को, जो कि एक इलीगल एक्ट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। जो लोग ये करते हैं वो चांस लेते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन का, डीएचए कैंसिल भी कर सकता है अगर उसको पता चले कि ये नॉन रजिस्टर्ड डीलर ने डील की है और रजिस्टर्ड डीलर ट्रांसफ़र करा रहा है, तो वो आपकी जो है ना ट्रांसैक्शन रिवर्स भी कर सकता है और रजिस्टर्ड डीलर जो किसी के बेहाफ पे ट्रांसफ़र करा रहा है उसकी भी डीलिस्ट कर सकता है उसको। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि सिर्फ ऑथोराइज डीलर्स के थ्रू जो है ना वो डील करें। हम डीएचए लाहौर के 15 साल से ऑथोराइज डीलर हैं। लाहौर में 7,000 से ज़्यादा डीएचए में डीलर हैं और उनमें से सिर्फ जो है ना 300-400 डीलर ऑथोराइज डीलर हैं। इसी तरह लोग बहारपुर में चंद लोग जो हैं 37-38 मुल्तान में डीलर हैं और बहारपुर में ऑथोराइज डीलर हैं, गुजरावाला में ऑथोराइज डीलर हैं। इसमें डीलर की जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की डीएचएस में ना इन्वेस्टिगेशन होती है, बैकग्राउंड चेक होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक होती है, फिर वो रजिस्टर करते हैं। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो रजिस्टर्ड डीलर को प्रॉपर जो है वो डीएचए एंटरटेन करता है, क्योंकि वो उसको उससे चल रहा होता है, मिल के चल रहा होता है, पता होता है कि क्या मतलब चीज़ को कैसे हल करना है, कोई हल निकलता है। आपको किसी न किसी सूरत ना रजिस्टर्ड डीलर की कुछ टेक्स होती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी रजिस्ट्रेशन लूज़ कर ले। तो वो जो है ना अनरजिस्टर्ड डीलर को तो कोई गर्ज नहीं होती कि जो मर्जी अच्छा भला आपसे कर दे, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता ना, उस वो तो साइड पे हो जाएगा।
ठीक है। रगड़ा तो वो जाएगा जो मिडिल में जाकर आपके ट्रांसफ़र करवा रहा था। तो वो लोग जो फ़ीस लेके 10-10 15-15 हज़ार इस तरह के काम करते हैं, वो अपना रिस्क अपना भी ले रहे होते हैं। मिडल मैन ने भी आपसे जो मिडल मैन डालना है अनरजिस्टर्ड डीलर ने, पैसे तो आपने पे करने हैं मेरे भाई। वो तो डीलर अपने पल्ले से तो एक पैसा नहीं देगा, वो तो वही ओवरहेड आपको देगा। आप सीधे रजिस्टर्ड डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको 10-15 हज़ार वैसी चीज़ सस्ती मिल जाएगी और सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ है सारी। अगेन चौधरी मुजाहिद यासीन फ्रॉम लाहौर, रियल एस्टेट +923223 सॉरी अगेन +923224929992 नंबर मेरा पाकिस्तान का है। और जब मैं यूएसए में होता हूँ तो आप मुझे +16308024186 पे भी कॉल कर सकते हैं। और दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं। अगर मैं जाग रहा होता हूँ तो मैं कॉल लेता हूँ, अगर मैं कॉल ना लूँ तो इसका मतलब मैं जाग नहीं रहा। आप मुझे वॉइस मेल छोड़ दें, टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह आपसे रिस्पॉन्स दूंगा आपको। हमें खिदमत का मौका दें, आप दूसरों से हमें बहुत बेहतर पाएंगे। हमारा DHA लाहौर में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फेज़ 9 प्रिज्म में हम सबसे ज़्यादा लीड थे फाइल में हमने की। DHA मुल्तान की फ़ाइल्स की बाइंग सेलिंग हमने सबसे ज़्यादा लोगों से की है। हमने DHA भावलपुर में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन की हैं। तो अल्लाह का फजल है। वी आर द ओनली स्टेट इन एंटायर पाकिस्तान दैट इज़ रजिस्टर्ड इन 4 DHAs and we have lot of thousands of satisfied trusting clients जो है ना। तो हमें खिदमत का मौका दें, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सर्व करेंगे आपको। हमारी कोशिश होती है कि दिन रात अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, डिक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि अपनी सर्विसेज को, अपनी प्राइसेस को दूसरों से ना बेहतर करें और अपने काम से, अपनी मेहनत से जो है ना आपका ट्रस्ट विन करें। बहुत शुक्रिया सुनने का ऑडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।